हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारा हो चुका था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb in Milken oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of drop. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप है, ऑयल का ड्रॉप, जो मिल्कन आपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 11th में, वही वाला है। यहाँ पे जो एक ऑयल ड्रॉप है, इस पे 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पे जो चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और देखिए ये क्या है, इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है विद द फोर्स mg। लेकिन हमने इस तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगा के रखी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, नीचे जो प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है E इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे और क्या गिवन है, ये जो ऑयल ड्रॉप है इस ऑयल की डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इट इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी भी दी हुई है हमको। अब इसमें देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो है mg, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखिए पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस पे जो है 12 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगा, और इस वजह से इस ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज Fe, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो है स्टेशनरी है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जितना इसका वेट है उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं mg जो डाउनवर्ड फोर्स है इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब g की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन मास ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप हमको नहीं पता है। तो हम मास को कैसे करें, मास को हम इस तरीके से लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये स्पेरिकल शेप है तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। मान लेते हैं r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप, ठीक है। इसका शेप हमने माना है कि ये स्पेरिकल है, और इसका जो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास का फॉर्मूला है, इंटू g इज इक्वल टू Fe। Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इंटू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया Q इंटू E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें एक्चुअली निकालनी है R की वैल्यू। तो R की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सारा टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दो आप, तो R क्यूब इज इक्वल टू 12E कैपिटल E डिवाइडेड बाय ये रो, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4/3 पाई देन रो एन जी, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 तो इससे कट जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9, फिर E, फिर कैपिटल E, अब पाई रो जी, और ये सॉरी ये R क्यूब है। ये देखिए ये जो वैल्यू है, ये इसकी जो वैल्यू है ये R क्यूब है, तो R आपको चाहिए तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इस पूरे का आपको क्यूब रूट लेंगे, 9 और पाई रो जी। तो इस तरह देखिए, अब ये जो है आपको ये एक्सप्रेशन पता चल गया है। E की वैल्यू आपको पता है, इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये गिवन है, पाई तो पता है आपको, रो क्या है, डेंसिटी है। देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये CGS यूनिट है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI सिस्टम में, मतलब kg पर मीटर क्यूब में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ग्राम को, और सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। और g की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू आती है 9.8। तो ये जब सारी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा 9.82 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये देखिए इतना जो है ये रेडियस किसका होगा, इस स्पेरिकल शेल का, सॉरी स्पेरिकल ऑयल ड्रॉप का। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
विच अमंग द कर्व शोन कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। तो देखिए यहाँ पे कुछ कर्व्स बने हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर पे आइए, देखिए ये एक अनइवन सरफेस है और इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पे सारे चार्जेस है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इसका कोई पैटर्न नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ये लाइन तिरछी जा रही है, फिर ये सीधी, फिर ये तिरछी, फिर ये देखिए किस एंगल से जा रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इधर है और यहाँ पे इधर है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे अगर जैसे इस लाइन इधर इस पॉइंट की बात करें, सरफेस ये है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसमें इस डायरेक्शन में दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो ये दोनों रे सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए ये जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड फिगर की तरफ। देखिए सेकंड फिगर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दी हुई है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव। तो ये देखिए ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकली और नेगेटिव चार्ज पे एंटर हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटर हो रही है और पॉजिटिव में एंटर हो रही है। फिर तो यहाँ से निकल रही है, एग्जिट यहाँ से हो रही है नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे एंटर हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और जब एंटर होती है वो नेगेटिव चार्ज पे होती है। तो ये जो है ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये गलत फिगर है और गलत एरो का डायरेक्शन है यहाँ पे। अब आ जाते हैं थर्ड फिगर की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं, और ये दोनों क्योंकि आमने सामने है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है और यहाँ पे एक न्यूट्रल जोन या न्यूट्रल एरिया क्रिएट हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये जो है ये सही है। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत है और ये वाला सही है। अब देखिए ये अगला फिगर, इसमें क्या दिया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल के इसमें जा रही है। तो पहली बात तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी और पॉजिटिव चार्ज पे नहीं जाएंगी। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ बीच में देखिए एक दूसरे को कट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये फिगर भी गलत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगले फिगर की तरफ आए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, अनइवन सरफेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे एक और सरफेस है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे देखिए इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी ये इसमें चली जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव में। लेकिन बीच में देखिए यहाँ पे ये क्लोज सर्कल बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में कभी भी क्लोज लूप नहीं बनता है, तो मतलब ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस थ्रू आउट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रीजन है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन है, दिस इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जा रहा है यूनिफॉर्मली। और कितना बढ़ रहा है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो इसका मतलब ये दिया है हमको, एक्चुअली ई नहीं दिया है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई यानी dE/dl इज इक्वल टू 10⁵ हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चेंज इन दी डिस्टेंस। यहाँ पे dl हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग दी जेड एक्सिस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम having a total dipole moment of 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस रीजन में एक डायपोल रखा हुआ है और वो उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है।
तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे अभी इस डायरेक्शन में जो है ये डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पे कितना टॉर्क और कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। साथ ही साथ इसमें दिया है जो इसका टोटल डायपोल मोमेंट है वो 10⁻⁷, यानी हमको दिया है टोटल डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 10⁻⁻7 दिया है, -7 कूलम जो है मीटर दिया हुआ है। अब देखिए जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है, तो यहाँ इस केस में हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं dl। ठीक है, क्यों dl ले रहे हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम dl ले रहे हैं। अब देखिए ये जो है ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, यानी q इनटू dl आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, ये डायपोल मोमेंट बन जाएगा। एंड दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम मीटर, ये हमको पता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू E, इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन हमें E की वैल्यू नहीं दी है, हमें E जो दिया है डिफरेंशियल फॉर्म में दिया है। तो यदि इस एक्सप्रेशन को आप इस डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे तो यही एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू DE/dl इंटू dl। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे DE/dl इंटू dl। तो ये DE/dl क्या है, इसकी वैल्यू दी है 10⁵ इंटू dl मतलब द डिफरेंशियल लेंथ, वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखिए क्या बन गया फॉर्मूला, ये है Q इंटू dl ये हो गया, और फिर DE/dl ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू है डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 10⁻⁷, और DE/dl ये DE/dl है, इसकी वैल्यू दी है 10⁵, और इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻² न्यूटन हो जाएगा। तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस सिचुएशन में दैट इज 10⁻⁻² न्यूटन। तो फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब इसके बाद आपको निकालना है टॉर्क। तो देखिए टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, यहाँ जो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में -z एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z एक्सिस में। तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो पूरा जो टर्म है यही 0 हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो जो पूरा टॉर्क है इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो टॉर्क जो है इस केस में आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 28, अ कंडक्टर A with cavity as shown in the figure is given a charge Q, show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। तो देखिए यहाँ पे जो A पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसका ये फिगर भी दिया हुआ है। तो एक कंडक्टर है A और इसको हमने चार्ज Q दिया हुआ है, तो आपको ये शो करना है कि जो पूरा जो चार्ज है इसके सरफेस पे होगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो, यहाँ पे कहीं भी और नहीं होगा, और यहाँ पे बीच में देखिए कैविटी दी हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए ये जो कैविटी है ये होल है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये एक कंडक्टर है और इसको चार्ज हमने Q दिया रखा है। तो अब देखिए जो कैविटी होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। ठीक है, कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आप समझ लीजिए, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, और इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इस वजह से यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 0। तो जो भी कैविटी होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब हम क्या करें, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं जिसके अंदर ये कैविटी भी होगा और जो कंडक्टर है उसका कुछ पार्ट भी होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में तो 0 है, साथ ही साथ कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है जो कंडक्टर के अंदर वाला पार्ट होता है। तो इस वजह से इस पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो अब हम अगर पता करें इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है अंदर,
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस वजह से क्या हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अगर ये टर्म जीरो हो गया, अब इसके बाद हम गॉस थ्योरम अगर लगाएं, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस एक्सप्रेशन से हमें पता है कि फ्लक्स जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू भी जीरो हो गया। तो ये कौन सा क्यू है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो है। अगर क्यू जीरो है मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर यानी कंडक्टर वाले पार्ट में कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। अगर इस पार्ट में नहीं है तो इसका मतलब है अंदर के किसी भी पार्ट में चार्ज नहीं होगा, तो जो टोटल चार्ज है केवल उसके सरफेस पे होगा। ठीक है, तो ये था इसका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। अब देखिए ये वही वाला उसी तरीके का फिगर है, ये एक कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है। अब इस कैविटी में एक और कंडक्टर बी को हमने डाल दिया और इस बी को हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ द ए इज क्यू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो अब आपको ये बताना है कि जो बाहर वाला कंडक्टर है, एक्चुअली हमने बाहर वाले को चार्ज कैपिटल क्यू दिया है, अंदर वाले को स्मॉल क्यू दिया है। तो हमें ये शो करना है कि बाहर वाले को क्यू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू ये टोटल चार्ज होगा। वो कैसे होगा देखिए, अब ये देखिए क्या है, अब इसको यहाँ मिटा देते हैं। ये जो बी वाला कंडक्टर इसको पॉजिटिव चार्ज है, पता जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये जो दूसरा बाहर वाला कंडक्टर है इसके अंदर इनर ये वाला सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा है ना, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और कितना इंड्यूस होगा, जितना इस पे चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो उतना ही चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया। अब क्योंकि माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस्ड हो गया है और इस माइनस क्यू की वजह से इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा। और कैपिटल क्यू तो पहले से था, जैसे यहाँ भी हमने बताया कैपिटल क्यू पहले से था इस सरफेस पे, और ये वाला एक्स्ट्रा क्यू किस वजह से आ गया, इंडक्शन की वजह से। इस क्यू की वजह से इधर माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा और इस माइनस क्यू की वजह से इधर प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस तरह जो टोटल चार्ज होगा इसके सरफेस पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका सी पार्ट में क्या बोल रहा है, आ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना है तो आप इस तरीके का एक कैविटी क्रिएट करिए। देखिए ये जो कैविटी है और जो भी इंस्ट्रूमेंट है, बॉक्स है, उसको आप इसके अंदर रख देंगे तो इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। तो कोई ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब हो सकता है तो ऐसे डिवाइस को आपको इस तरह की कैविटी में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 30, obtain the formula for electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. Hint use Coulomb's law directly and evaluate the necessary integral. तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो ये एक देखिए मैंने बनाया, ये चार्ज वायर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और आगे तक है, तो इसका मैंने एक पोर्शन यहाँ केवल बनाया, ये आगे तक इधर भी है, आगे तक उधर भी, पीछे भी है। ठीक है, तो ये जो है इस पे मान लेते पॉजिटिवली चार्ज है ये। ठीक है, तो इसमें प्लस चार्ज हमने बना दिया। अब इसके चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लो इससे एक डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, लेकिन यहां पे आपको गॉस लॉ का यूज नहीं करना है। बिना गॉस लॉ का, यानी आपको कूलम्स लॉ यूज करना है और इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट पी का डिस्टेंस है, यहाँ से परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ y। ठीक है, यहां से इसका कुछ डिस्टेंस है y, और जो ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा। तो इसका मतलब है जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है एंड दिस इज चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, तो ये होता है चार्ज बाय लेंथ, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करेंगे और उसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, तो एक मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट मान लो ये है dx। ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है दिस इज dx, तो यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है dx और इस पर कुछ चार्ज भी होगा, उसको मैंने बोल दिया dq। ठीक है, तो ये है dx, लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट है, उसमें चार्ज है dq। अब क्योंकि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट जो पोर्शन है इसका भी जो चार्ज डेंसिटी होगा वो लैम्डा होगा। तो लैम्डा से हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो इसको आप dq बाई dl इस तरीके से dx ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ से आप dq की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो चार्ज है dq, इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और p पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन होगा इस पॉइंट P पे, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट है dx, और इसकी वजह से डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। ठीक है, हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है dE। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से हम निकाल लें, E इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह यहाँ dQ, और यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस इसको मान लो r, तो ये हो गया r², और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो लैम्डा dx अपॉन r², इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये एक बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dE है, सॉरी ये डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से dE है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक ये वाला होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में इस तरीके से ये रिजॉल्व होता है। मान लें अगर ये एंगल थीटा है, जो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बन जाएगा dE cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा dE sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये इस तरफ, ये जो लाइन है यहाँ से जो y डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, इसके उतने ही दूर पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे एक x डिस्टेंस पे एक और डिफरेंशियल एलिमेंट इसी की जैसे होगा। ठीक है, तो ये एक और डिफरेंशियल एलिमेंट है इस यहाँ से x डिस्टेंस पे, dx है और इसका चार्ज dq है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस पॉइंट P पे इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और मान लो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी dE है, और इसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट dE cos थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा dE sin थीटा। इस तरीके से ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, इधर और इधर वाले डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, और उसी को आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, इट इज एक्चुअली dE cos थीटा, यानी ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट, और उसका करेंगे आप इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, ये देखिए जब dx अलग अलग लेंगे एलिमेंट, तो ये जो है वेरिएबल x इट विल बी चेंजिंग। मैक्सिमम कितना होगा x, मान लो अगर ये है ओरिजिन ऑफ द लाइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में x होगा इन्फिनिटी, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी x हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रेशन आप लेंगे -∞ से इन्फिनिटी, देखिए इस इधर से ऐसा होगा इसका लिमिट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये -∞ से इन्फिनिटी तक है, तो -∞ से 0 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक दो पार्ट में डिवाइड कर लें, और दोनों की वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0 to ∞ एंड dE cos थीटा, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करें, dE की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 0 से इन्फिनिटी, dE की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लैम्डा dx अपॉन r² इंटू ये वाला cos थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा,
लैम्डा कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा और 2 तो 4 से कट ही जाएगा, तो ये क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा है आर स्क्वायर और dx। तो देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर dx वेरिएबल है, r का डायरेक्ट जो वैल्यू है वो भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो यहाँ पे r भी वेरिएबल है और जो cos थीटा यानी थीटा भी यहाँ पे वेरिएबल है। डिफरेंशियल एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे इसका जो एंगल है वो अलग अलग होगा, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, r वेरिएबल, थीटा वेरिएबल एंड dx इज वेरिएबल। तो यहाँ 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ नहीं हो सकता, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 1 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी के सभी को सारा जो वेरिएबल है थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ जो वेरिएबल रखना चाहते हैं वो थीटा वेरिएबल रखना चाहते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ये जो थीटा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा एंगल है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। अब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इधर राइट एंगल है, तो इस पे अगर आप tan थीटा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ मिलेगा tan थीटा, इसको इक्वेशन 2 लिख दो अभी, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। tan थीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये है परपेंडिकुलर और ये बेस, तो x अपॉन वाई इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x तो वेरिएबल है लेकिन y कांस्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन में x चेंज होगा बट y जो है p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर विल बी कांस्टेंट। तो अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम करना क्या चाह रहे हैं, dx का हम रिप्लेसमेंट करेंगे थीटा के टर्म्स में, तो इस तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ r का भी आपको रिप्लेसमेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, यदि आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी y अपॉन r, तो आप r को लिख सकते हैं y बाय कॉस थीटा और ये r हो जाएगा y sec थीटा, इस तरीके से। तो ये r का रिप्लेसमेंट है और ये dx का रिप्लेसमेंट ये है। तो अब आपको यही इक्वेशन 2 है, यहीं पे हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, देखिए लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। तो जब x 0 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये है x, जब आप पास जाएंगे, ये डिफरेंशियल एलिमेंट को हम पास ले जाएंगे, इस पॉइंट के पास x कम होगा, जब x कम होगा तो ये जो एंगल है थीटा ये भी कम होगा ना, ये इधर पास आ रहा है तो ये एंगल भी कम हो रहा है, और इस पॉइंट पे जब x 0 हो जाएगा तो थीटा भी 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा की 0, और जब dx को आप दूर ले जाएंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट दूर जाएगा, तो ये वाला एंगल ये बढ़ेगा, ये d का डायरेक्शन इस तरीके से बेंड होता जाएगा, और जब ये जो dx वाला पोर्शन है इन्फिनिटी में चला जाएगा तो d इस तरीके से हो जाएगा, और जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जब x इन्फिनिटी होगा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी अब लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, 0 से जो इन्फिनिटी था अब वो चेंज हो जाएगा 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये वाला पोर्शन मैं रब करता हूं। अब यहाँ पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, अब 0 से पाई बाय 2 रखेंगे, हमने चेंज कर दिया है, dx अब d थीटा के टर्म्स में है, तो जो लिमिट है थीटा के टर्म में 0 से पाई बाय 2 यानी 0 से 90। इसके बाद देखिए कॉस थीटा तो कोई चेंज नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कॉस थीटा ऐसे ही है। फिर dx की ये वैल्यू है, dx की वैल्यू y sec स्क्वायर d थीटा। फिर उसके बाद r की वैल्यू आप ये लिखेंगे डिनोमिनेटर में r हो गया, r स्क्वायर की जगह y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई उस इक्वेशन में। अब होगा क्या, देखिए ये sec स्क्वायर कट जाएगा, फिर एक y इससे और एक y इससे कट जाएगा, और ये y को आप बाहर निकाल लो, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये y डिनोमिनेटर में रहेगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर 0 से पाई बाय 2 आप लिख लीजिए, और इंटीग्रेशन के अंदर केवल बचा है कॉस थीटा, तो केवल बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब केवल आपको
कॉस का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन के लिए यहां रब करते हैं। तो देखिए कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली होता है साइन थीटा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, ठीक है। ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। बस अब अगले स्टेप पे आप इसकी लिमिट रख दो, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, और यहाँ पे अपर लिमिट है साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट साइन 0। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। Question number 31. It is now believed that protons and neutrons, which consist of nuclei and ordinary matter, are themselves built out of more elementary units called quark. A proton and a neutron consist of 3 quark each. Two types of quark, the so-called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e, and the down quark of charge minus 1 by 3e, together with electron build up ordinary matter. Quarks of other types have also been found, which give rise to different unusual variety of matter, suggest the possible quark composition of proton और neutron। तो ये देखिए बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे एटम किससे बनता है, एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। लेकिन नाउ फर्दर स्टडीज अब ये बताती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उसे हम कहते हैं क्वार्क। तो हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं, और ये जो क्वार्क है ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम U से डिनोट करते हैं, डाउन क्वार्क को हम D से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है अप क्वार्क की, इट इज प्लस 2 बाई 3 इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और जो इसकी डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई 3 एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये देखिए 2 तरह के क्वार्क होते हैं, ये क्लियर हो गया। एक अप क्वार्क, उसको आप U से रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन क्वार्क को D से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू प्लस, ये पॉजिटिव है, अप वाला पॉजिटिव है, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जितने चार्ज की वैल्यू उसका 2/3 होता है, और डाउन क्वार्क का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन का जितना वैल्यू उसका 1/3 होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसमें 3 क्वार्क होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये प्रोटॉन है, इसमें 3 क्वार्क है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क। अब आपको ये बताना है कि ये जो 3 क्वार्क है इसमें से कितने अप क्वार्क है और कितने डाउन क्वार्क होंगे, ये हमको बताना है। क्लियर है। अब देखिए प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, ये आपको पता है, बस वो पॉजिटिव में होता है। तो अगर हम मान लें 3 में से कितने क्वार्क अप क्वार्क है और कितने क्वार्क डाउन क्वार्क है नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो लेट x इज द नंबर ऑफ अप क्वार्क, ठीक है। तो अप क्वार्क है एक, तो 3 माइनस x हो जाएगा डाउन क्वार्क, ठीक है। यदि अप क्वार्क है x तो 3 माइनस x हो जाएगा डाउन क्वार्क। अब इसका अप क्वार्क का चार्ज कितना है, 2/3 है, तो x अप क्वार्क का चार्ज कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। और वैसे ही डाउन क्वार्क का जो है चार्ज कितना हो जाएगा, जितना डाउन क्वार्क है, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इंटू द वैल्यू ऑफ 1 डार्क क्वार्क। नाउ टोटल चार्ज होता है प्रोटॉन का 1, यानी अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, उन दोनों का जो चार्ज का सम आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इट इज इक्वल टू प्लस ई, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यदि हम जोड़ दें, अप क्वार्क का कितना चार्ज होगा, x इंटू दिस 2/3 इंटू ई, फिर डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना होगा 3 माइनस एक्स इंटू इसका वैल्यू दैट इज -1/3 इंटू ई, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है दैट इज प्लस ई, तो दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए प्लस ई, ठीक है। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से जो ई कॉमन है इसको पहले काट दो, यहां बचा 2x/3, फिर यहां बचा 3 माइनस एक्स,
3 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 3, और ये -1/3 है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, और इधर हो गया केवल 1। क्लियर है। अब चाहे आप इनको सिंप्लीफाई कर लो, 2x - 3 प्लस x हो गया डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 3x - 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। 3 कट जाएगा इसमें से तो x - 1 इक्वल टू 1 बचा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका ये मतलब है प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क होंगे, प्रोटॉन में होंगे 2 अप क्वार्क। अगर अप क्वार्क 2 है तो डाउन क्वार्क कितना हो गया, ऑब्वियसली क्योंकि टोटल तो 3 ही है, तो डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आप x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 3 - 2 भी 1 आएगा। तो आपको मिल गया प्रोटॉन का टोटल कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसमें होगा 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे UUD, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, इसकी जो कंपोजिशन है। अब हमको पता करना है वैसे ही न्यूट्रॉन का क्या कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए अब हम ले रहे हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है, तो जो टोटल चार्ज होगा न्यूट्रॉन का वो 0 होगा। क्लियर है। अब हम मान ले न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं तो उसको भी वैसे ही हम करेंगे। देखिए अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, अभी इसको मिटा देते हैं, तो अभी हम न्यूट्रॉन का निकालेंगे। ये तो हो गया प्रोटॉन का। अब इसमें भी न्यूट्रॉन में हम मान लेते हैं x नंबर है अप क्वार्क, तो 3 माइनस x टोटल नंबर ऑफ डाउन क्वार्क हो जाएंगे। अब जितना अप क्वार्क है और जितना डाउन क्वार्क है, दोनों का जो चार्ज है उनको जोड़ेंगे, उनका सम करेंगे तो आना चाहिए यहाँ पे 0, क्योंकि प्रोटॉन में होता है 0, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 0। वही प्रोसेस करना है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, E और E को कॉमन निकाल के यहाँ 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा RHS में, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आपको वैसे सिंप्लीफाई करना है, बट RHS में अब केवल 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 1 को इधर लाएंगे तो x की वैल्यू हो गई 1। तो इसका ये मतलब है जो प्रोटॉन होगा उसमें जो अप क्वार्क होगा वो कितना होगा, इसमें होगा 1, और डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक्सक्यूज मी, तो उसका कंपोजिशन क्या हो गया UDD, यानी 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में दिया है। सबसे पहले ए पार्ट में क्या लिखा है, कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट दैट इज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 of the configuration, show that the equilibrium of the test charge is necessary unstable. This is A part, और B part में बोला है verify this result for a simple configuration of 2 charges of the same magnitude and sign placed at certain distance apart. तो इसको समझने से पहले देखिए कि यहाँ टर्म आया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले आप समझें इसका डिफरेंस क्या है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। जैसे मैंने आप यहाँ पे देखे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक एग्जांपल है यहाँ पे, और इसमें क्या है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग है और एक मास m है, और इसको अगर मैं इधर खींचूंगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इसको अपनी जगह पे वापस लाने के लिए, और आपने इसको छोड़ दिया तो मास वापस अपनी जगह पे जाएगा लेकिन थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, और फिर स्प्रिंग दूसरी डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो ये मास ऐसे ऐसे होते हुए थोड़ी देर बाद अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सिस्टम हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम हो गया, यानी अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये वापस अपनी प्लेस में थोड़ी देर बाद आ जाएगा। वैसे यहाँ एक और सिचुएशन है, यदि ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा लटका हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींच कर अगर छोड़ दूं तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, और इसको ऊपर खींचेगा, ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, फिर वो नीचे आएगा, और इस तरीके से थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो अपनी पोजिशन पे आके स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और एक और एग्जांपल है पेंडुलम का। देखिए यदि मैं पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, इधर ले जाऊं और छोड़ दूं, तो ये क्या होगा, पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता हुआ थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम, जब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को डिस्टर्ब किया, वो वापस ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सिस्टम, एक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और वो किस तरीके से है, वहाँ पे एक सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3,
और यहाँ पे Q4, चार सिस्टम का मेरे चार चार्जेस का सिस्टम है मान लीजिए मेरे पास। अब ये क्या है, ये जो चार्जेस है एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे और मान लेते हैं इनके बीच में किसी एक पॉइंट पे दिस पॉइंट इज नल पॉइंट, ये जो है दिस इज नल पॉइंट, तो ये नल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस नल पॉइंट पे यदि हमने अपना टेस्ट चार्ज रख दिया, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, ठीक है, तो दिस Q0 इज एट दिस नल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सिस्टम है ये फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इसका ये मतलब है हर चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो टोटल नेट फोर्स लग रहा है इस पे जीरो। तो मान लीजिए जो Q1 चार्ज है इस पे बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स लग रहा है जीरो, वैसे Q2 पे भी बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स लग रहा है जीरो, इसलिए ये मूव नहीं हो रहा। तो हर एक चार्ज के ऊपर इस सिस्टम में जो नेट फोर्स है वो लग रहा है जीरो, यानी टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल हेयर इज जीरो। अब हम क्या करें, मानो अगर इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ अगर शिफ्ट करूं, अभी यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे तो अभी फोर्स इसको जीरो लग रहा है, लेकिन जैसे इसको मैं मूव करूंगा तो ये नल पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा। ये नल पॉइंट से अगर ये शिफ्ट होगा, मान ली इस पॉइंट पे मैं लाना चाह रहा हूं, जब ये नल पॉइंट से शिफ्ट होगा तो क्या होगा, अब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अब इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है और इसकी वजह से भी लग रहा है। और जब ये मूव होगा तो ये एक्चुअली ये पूरा सिस्टम की वजह से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ये जो है ये सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स इस तरीके से हम अज्यूम कर लें, ये पूरा सिस्टम का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और ये पूरा सिस्टम क्या कर सकता है, दो पॉसिबल कंडीशन है, या तो ये इसको ये जो ऊपर जा रहा है उसको वापस खींचेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, या दूसरा ये कंडीशन है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो क्योंकि इससे और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये वाले पार्टिकल भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और वही पोजीशन एक्वायर करने के लिए। क्योंकि देखिए आप ऐसे इस तरीके से समझ लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग से अगर इस सब से बंधा हुआ है, तो जब आप इसको खींचोगे बीच वाले को तो बाकी वाले भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपने इसको ऊपर खींचा तो ये चार्ज वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगे, बल्कि बाकी चार्ज वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसके साथ साथ वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहां हमने इसको डिस्टर्ब किया Q0 टेस्ट चार्ज को, तो उसके वजह से क्या हुआ, बाकी चार्ज भी डिस्टर्ब हो गए। ये Q0 वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबके वजह से जो है वो फोर्स लग रहा है, और जब आप इसको मूव करेंगे तो उसकी वजह से बाकी चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लगेगा और वो भी मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता Q0 तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व है। क्लियर है, तो ये है ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में क्या बोला, यदि हम केवल दो चार्जेस का अगर सिस्टम लेते हैं, मान लो दो चार्जेस हैं और दोनों की वैल्यू सेम है Q और दोनों का साइन भी सेम है, मान लीजिए पॉजिटिव साइन है दोनों का। अब मान लेते हैं इनके बीच में, अगर ये पॉजिटिव साइन है दोनों के बीच में, तो इनके बीच में यहाँ पे एक नल पॉइंट होगा और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 और ये माइनस Q0 है, और यहाँ पे इस केस में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। कैसे इक्विलिब्रियम पे, देखिए इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, मान लो दिस फोर्स इज F1, और इसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, लेट्स से इट इज F2, ठीक है। तो अगर F1 और F2 इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो F2 है एक्चुअली ये भी समझ लो F1 ही है, ठीक है। तो इसका इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन वो इक्वल है, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए नेट फोर्स इस पे जीरो। यही केस इसमें होगा, यहाँ पे आउटवर्ड इसको फोर्स लग रहा है लेट से F1 और इसकी वजह से इसमें फर्स्ट फोर्स लगेगा लेट से ये भी F1 होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा इनका मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर और इधर ये भी सेम होगा। ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसमें। तो ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सभी चार्जेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखिए अगर हम क्या करें, इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें। मान लो ये जो टेस्ट चार्ज अभी बीचों बीच था, अभी मैं इधर ले जाता हूँ,
इस पॉइंट पे आ गए, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गए, ये जो क्यू नॉट था इधर से इधर आ गया। अब इधर आने पे क्या होगा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया और इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब इस पे जो नेट फोर्स है इट इज नॉट जीरो, इसलिए ये क्या होगा, अब ये डिस्टर्ब हो जाएगा और उस वजह से ये पूरा इन दोनों पे भी जो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो भी अब इक्वल नहीं होगा। अब इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो अनइक्वल हो गया। इसकी वजह से जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, मतलब जितना लग रहा था पहले उतना ही लग रहा है, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये जो है इनका डिस्टेंस और कम होगा और इसके वजह से जो रिपल्शन फोर्स लग रहा था वो अभी तो उतना ही लग रहा है, लेकिन अब इनके जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया, तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो ये अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ ये सिस्टम भी क्या होगा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए इसमें क्या लिखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग along x axis with a speed vx and the length of the plate is L and a uniform electric field is maintained between the plate. Show that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is q e L square by 2m vx square. Compare this motion with the motion of a projectile in gravitational field. तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ये देखिए एक डायग्राम से शो किया है। यहाँ पे देखिए एक दो प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव प्लेट है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ है। अब हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है -q, तो ये -q देखिए चार्ज है और ये अलोंग दी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इनिशियली विथ वेलोसिटी vx, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब क्योंकि ये जैसे ही इस प्लेट के बीच में आएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज को और ये नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी नेगेटिव चार्ज को। तो भले ही ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएगा, तो इसका जो मोशन है आगे सीधे, पहले सीधे रहेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ का, ये जो डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है वो आपको प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो कितना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगेगा Q × E, दिस इज फोर्स ऑन दिस चार्ज। और हमको पता है बाय न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दिस फोर्स कैन बी इक्वेटेड टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो रहा है। अब होगा क्या, A इज इक्वल टू QE बाय m, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसको मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब देखिए ये जो टोटल प्लेट का यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ कैपिटल L, ठीक है, तो इस चार्ज को इस एंड से लेके इस एंड तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो हम निकाल सकते हैं, वो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का, डिस्प्लेसमेंट है L और वेलोसिटी है vx, तो दिस इज टाइम पीरियड, कि इसको पूरा प्लेट जो है ये रीजन कवर करने में इतना टाइम लगेगा, इसको आप लिख लें इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब देखिए अब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को आपको देखना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी S क्या हुआ, ये तो हो गया y। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पूरी वेलोसिटी x के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो गया, फिर हाफ। और देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू लिखेंगे आप QE डिवाइडेड बाय m और ये T², इसको स्मॉल d रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो ये क्या हो गया, अब ये एक्सप्रेशन हो गया सिंपली QE T² अपॉन 2m।
अब जो t है, t की जो वैल्यू है, आप ये यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट कर दें L बाय वी एक्स, तो ये टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली L स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, और यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर है। अब रही बात कि इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। देखिए वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, ये सॉरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये वो वाला केस हो गया जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखते हैं। हमने इनिशियली u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, बट वो ऑब्जेक्ट आगे जाके नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, बट वेलोसिटी रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, इसलिए इसका जो पाथ होगा वो भी प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। क्वेश्चन 34, suppose that particle in exercise 1.33 is an electron projected with velocity vx is equal to 2 into 10 to the power 6 meter per second if electric field between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 into 10 to the power 2 Newton per coulomb, where will the electron strike the upper plate। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 34 के 33 वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे ये क्या दिया है, वही सिस्टम है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हम Vx वेलोसिटी से भेज रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए चार्ज पार्टिकल है ये माइनस E, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम Vx वेलोसिटी से भेज रहे हैं। और जो प्लेट का जो वर्टिकल डिस्टेंस या सेपरेशन y ये दिया हुआ है, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इस केस पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे जो नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है, हम वहां से इसको Vx वेलोसिटी से राइट की तरफ भेज रहे हैं। जैसे ही ये प्लेट के बीच में आएगा, दोनों प्लेट के बीच में आएगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए यहाँ ऊपर वाली प्लेट में स्ट्राइक करेगा। क्लियर है। अब ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ जिस डिस्टेंस पे ये स्ट्राइक करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कितना है, मतलब ये आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली L, जहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा वही हमारे लिए L है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअली L निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे वो जाके स्ट्राइक करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने पिछले केस में डिराइव किया था, ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए y इज गिवन, q जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू भी गिवन है, L जो है ये निकालना है आपको, मास ऑफ ये दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सबको पता है, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। Vx दिया हुआ है, Vx की ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2m y इंटू Vx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q इंटू V। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए आप केवल आपको वैल्यू पुट करना है 2 इंटू m, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। y है देखिए 0.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए Vx स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 हो गया, डिवाइडेड बाय Q तो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये क्या निकला, दिस इज द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर, लेकिन हमें L की वैल्यू चाहिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 1.58 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये वो लेंथ है कि किस लेंथ पे आके वो स्ट्राइक करेगा प्लेट पे, तो दिस इज 1.58 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर।